बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 193 मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहसिन आधे घंटे बाद नाज़ो के साथ लौटा तो नाज़ो का चेहरा उतरा हुआ था। उसका सबब पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो वालदैन को अपनी सुना के और उनकी अनसुनी करके लौटी थी। उसने वालदैन की धमकी, इल्तिजा, खफगी सब को नज़रअंदाज किया और ये कोई आसान काम नहीं था। न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि किसी दीनी इंतहा पसंद लड़की का वजूद मेरे लिए मसाइल पैदा कर देगा। वो नाकामी और शिकस्त को कबूल करने वाली लड़की नहीं थी। अगर उसने नुश्ताए दीवार को पढ़ लिया और जान लिया कि मेरा और उसका मेल मशरक और मगरब के मेल की तरह नामुमकिन है, तो वो क्या करेगी? खामोशी से अपनी दुनिया में लौट जाएगी? नहीं। इस तूफान, बकफ, आतिश फिशां, सिमाब, सिफ्त और मैशरखेज लड़की से खामोशी को क्या निस्बत? वो जान दे सकती है और जान ले सकती है, मगर हार नहीं मान सकती। बफर्ज़ महाल उसे जान लेने या देने का मरहला दरपेश हुआ तो वो किसको तरजीह देगी, जान देने को या जान लेने को? इस सवाल का जवाब कोई माहिर नफ्सियात, कोई रियादी दां, साइंटिस्ट या कंप्यूटर नजूमी या 10 शनास नहीं दे सकता था। जवाब सिर्फ वक्त दे सकता था और मैं सिर्फ अंदाज़ा कर सकता था कि जान लेने का मरहला आया तो वो किसकी जान लेगी। वो मेरी खातिर अपनी जान देने की अहल है। मेरी जान वो कभी नहीं ले सकती, मगर राबिया उसके लिए गैर अहम है। वो राबिया को अपना हरीफ मान ले तो उसे बिला झिझक ख़त्म भी कर सकती है। उसके बरक्स वो मेरे लिए कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेगी। मेरा दिमागी सोच के भंवर में उलझ गया। न जाने ये लड़की कब क्या करे। इसका साथ किसी ऐसे टाइम बम का साथ था जिसके फ्यूज़ पर किसी का कंट्रोल ना हो। उसे ना ठुकराया जा सकता था और ना अलग किया जा सकता था। ये उसके पुरखुलूस जज्बों की तौहीन होती। वह MRS के मिशन के नुक्ते नज़र से बेहद कारआमद थी और वो कर सकती थी जो कोई और नहीं कर सकता था। मगर यह भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत थी कि वो राबिया के सर पर लटकने वाली ख़तरे की तलवार थी और मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी था कि मैं राबिया की हिफाजत के ख्याल को नादो की रफ़ाकत से ज़्यादा अहम समझूँ। रात के खाने के बाद हम सोए तो सुबह कोई भी सूरज निकल आने के बाद भी ना उठा और शायद हम अभी मज़ीद घंटा 2 घंटा इसी तरह पड़े रहते अगर हमारे लैंडलॉर्ड ने दरवाजे को तबले जंग की तरह बजाना शुरू ना किया होता। बैक वक्त मैं और मोहसिन उठ बैठे और हमने नज़रों ही नज़रों में सवाल किया कि ये बिन बुलाया मेहमान कौन हो सकता है। अजी उठो सोने सरकार, सवेर हो गई है। उसने बंकारना शुरू किया। अच्छा असी फिर चले जे। ओ जी ठहरना, मैंने नारा लगा के कहा और दरवाज़ा खोलने दौड़ा। एक बार फिर वो टैक्सी को गली के अंदर ले आया था। मैंने खराबी व अमन होने से बेशतरी मामला तय किए और बाहर निकल के बात की। अब आप किराया बता दें, मैंने कहा। मकान हमें बहुत पसंद आया और भूत भी पुराने आशना निकले। हैं जी? उसने ऊँगों की तरह कहा। फिर आ गया जी कोई नामुराद। अच्छा आज शाम को हम उसे भी मलिया मेट कर देंगे और सुबह तक या वो नहीं या फिर हम नहीं है। एक रात ना अमल है। नहीं नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अब रात को अमल वगैरह कुछ नहीं करना, मैं तो मजाक कर रहा था। आप किराया बताएं। किराया की सोनियो, जो खुशी नाल मिल जाए ओ ही चंगा, वो बोला। और मेरे बहुत इसरार के बावजूद उसने कोई रकम नहीं बताई और जब मैंने उसके हाथ पर 500 रुपए रखे तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। ओ सच्चा रब तुहानू खुश रखे, तुसी मैनू खुश कीता जे, वो बोला। लेकिन सच बोलो जी, आपने अपनी खुशी नाल दिया है ना? जोर जबरदस्ती कोई नहीं, दिल विच नाराजगी तो कोई नहीं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि 500 देकर मैं वाकई खुश हूँ और हालात साजगार होते ही इसी मकान के 5000 देकर भी उतना ही खुश होता। उस मर्दे कलंदर ने बेइख्तियार नोटों को चूम कर अपनी बास्केट नुमा कमीज में रखा और मुझे गले लगा के जरूरत से ज्यादा दबाया, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। उसकी खुशी का सतिया नाश मुखालिफ सम से नमूदार होने वाली टैक्सी ने किया। ओए ओए फिर इत्थे ला खड़ा कीता जे बेबे नू। दूसरे ड्राइवर ने आदन खारन बजा के जंग का आगाज किया। मैं फौरन अंदर घुस गया। उनके दरमियान शोख जुमलों का और बेजर गालियों का तबादला कुछ देर जारी रहा। फिर मालूम नहीं किसने टैक्सी पीछे हटाई। अंदर नाजूर राबिया ने नाश्ते का एहतमाम कर लिया था। बहुत अरसे बाद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बड़ी तस्कीन का बायस बन रहा था। रात को मुझे बड़ी पुरसुकून नींद आई थी और मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। दूसरों की हालत बताती थी कि उनकी भी यही कैफियत रही है। हैंडपंप चला के बाल्टी भरते हुए थोड़ा सा फसाद हुआ, लेकिन बिलाखिर पर्ची निकाल के मामला तय किया गया। गुस्ल खाने में जाने के लिए पहला नंबर नेक मोहम्मद का निकला, आखिरी मोहसिन का, और उसने कुरान दादी में इलेक्शन कमिश्नर यानी मुझ पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया। मैंने नाजू को हुक्म दिया कि इस नाजार को डिसिप्लिन खराब करने की सजा दे, मगर वो कुछ भुजी भुजी सी थी और शायद रात को रोती भी रही थी। वो बस बेदिली से मुस्कुरा कर रह गई। बाद में मोहसिन ने मुझे और उसके वालदैन की गुफ्तगू से आगाह किया। वालदैन नाजो की कोई बात मानने पर आमादा ना थे और उन्होंने नाजो को वापसी के लिए 24 घंटे दे दिए थे। नाश्ते के बाद मैंने मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया।
हमारे पास मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अफराद से छीने हुए असलहे की पोजीशन कुछ इस तरह थी। कुल 8 रिवाल्वर, 3 साइलेंसर वाले तो 5 बगैर साइलेंसर के। हर रिवाल्वर में से 1-2 गोलियां चलाई गई थी, मगर बाकी मैगजीन में थी। अस्टेन गन का एक ही राउंड था और ये खतरनाक तरीन हथियार सिर्फ एक बार किसी ऐसी जंग में काम आ सकता था जब हम हरसम से मैसूर हो जाएं और रिवाल्वर बाहिफाजत निकलने में हमारे मददगार साबित ना हो। उसके बाद मजीद राउंड दस्तयाब होने तक अस्टेन गन को सिर्फ डंडे की तरह घुमा के लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता था। रिवाल्वर के लिए हर साइज की गोलियां खुफिया ठिकानों से ब्लैक में खरीदना मुमकिन था, मगर अस्टेन गन के राउंड हासिल करना नामुमकिन था। यह कत्लेआम करने का असला इस्तेमाल के लिए नहीं होगा, बूसी ने कहा। इसका दीदार होते ही सामने से मुसल्लह शिकारी अपनी बटालियन के साथ हथियार डाल देंगे या पछपा हो जाएंगे। करना भी यही है, मैंने कहा। जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ भी स्टेन गन को साथ रखने से दहशत कायम रखने में मदद मिलती है। क्या ये नहीं हो सकता कि आज हम कुछ भी ना करें? राबिया ने कहा। कुछ ना करने से क्या मतलब? पलकें भी ना झपकाएं, सांस भी ना लें? मूसी ने कहा। हम ये कर सकते हैं, एक पुराने और कभी ना बख्शने वाले दुश्मन की कैद से निकल आने पर जश्न मनाएं। राबिया ने कहा। बैठ के गप लगाएं, कुछ छंसें, पुलाव, जर्दा वगैरह पका के गरीब और मस्कीन लोगों को यानी अपने आप को खिलाएं। तुम एक रेडियो टेप रिकॉर्डर लाओ ताकि कुछ गाने सुने। एक दिन के लिए आम इंसानों की जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो जो कभी हमारी जिंदगी भी थी। हाँ, इन छोटी छोटी खुशियों से भी हम को महरूम हुए कितना अरसा हो गया। मोहसिन घुटनों पर ठोड़ी ठिका के बोला। किसी बड़े मकसद के उसूल की राह में जिंदगी के छोटे और गैर अहम तकाजों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। मैंने कहा। हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते जा रहे हैं और नहीं जानते कि कब तक भागते रहेंगे। हमें दुख, मजबूरी और बैरूमी, रुसवाई, नाउमीदी के सिवा क्या मिला है? राबिया ने कहा। आखिर ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन? मैंने कहा। ये तुम्हारा सर है, एक दिन में आखिर क्या हो जाएगा? राबिया ने चिढ़कर कहा। गुजरे हुए एक दिन को देखो, एक दिन में क्या कुछ हो गया? मैंने कहा। अगले 24 घंटों में भी बहुत कुछ हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि हम जरा सी कोताही या गफलत के बाइस कोई मौका गंवा दे तो पछताने का अजाब भी झेलना पड़े। कुछ भी हो, आज मेरा दिल चाहता है कि एक दिन की छुट्टी हो जाए। यह दिल का मामला नहीं है नेक बख्त। मैंने कहा। अकल से काम दो। अब इतना चीज नाक़िसुल अकल औरत ज़ात के पास कुछ भी नहीं, ना दिल ना दिमाग। राबिया बोली। ना हम मजबूरों पर ये तोहमत मुख्तारी की। मोहसिन ने सर्द आ भर के कहा। गोया तू भी बगावत पर आमादा है? मैंने उसे घूर कर कहा। तुम क्या कहते हो नेक मोहम्मद? हम तो वही कहते हैं सिकंदर बादशाह जो हमारी बहन कहती है। नेक मोहम्मद दान निकालने लगा। फिर तो होगी सारी खुदाई एक तरफ। मैंने हार मान कर कहा। अच्छा भाई, आज छुट्टी, पिकनिक मनाते हैं घर में। वो दिन बड़े मजे में गुजरा। मोहसिन सचमुच बाजार से एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर ले आया और कुछ फजूल गानों के केस भी। सारे दिन अड़बोंग मची रही और बै और मोहसिन बारी बारी गाने लगाते रहे और हर बोल को राबिया या शैला से मंसूब करते रहे। राबिया और नाजो ने खाने में बड़ा तकल्लुफ़ किया और नेक मोहम्मद ने उनको ज़रूरत का सारा सामान ला दिया। वो पकाने में मसरूफ़ रही और हम ऊट पटांग रक्स फरमाते रहे। सिवाय अंग्रेज़ी डांस के जो मैंने और मोहसिन ने इंग्लिस्तान में सीखे थे, हमें कुछ नहीं आता था। चुनाचे जब मोहसिन ने कुछ शुरू किया तो मैंने भंगड़ा पेश किया तो ख़वातीन का हंसे हंसे बुरा हाल हो गया। रात को मेरा दिल चाहता था कि मैं राबिया से वही नीले आसमान के रंगी साड़ी बांधने की फरमाइश करूं जिस पर जर्द फूलों के सितारे रोशन थे। मैंने मसलत के पेश नज़र ये तजवीज़ पेश कर दी कि हम सब रात के खाने के लिए बाहर चलें। रात के वक्त पहचाने जाने या किसी दुश्मन से सरेराह मुलाकात के इम्कानात कम थे, मगर थे तो हमने उन्हें नज़रअंदाज किए रखा और बड़ी बेखौफी से खारिज जगह गए। हमने एक मुद्दत के बाद शैदान में पूरी तकल्लुफ़ चाय पी, फिर एक अंग्रेज़ी फिल्म देखने चले गए जो खिलाफ तवक्को बहुत अच्छी साबित हुई। रात को हम दारुल कबाब से चिकन टिक्के खा के फिर लाड से काफ़ी पी कर लौट रहे थे कि मुझे मोहसिन के वालिद का ख्याल आया। वो आखिरी तरह के मुताबिक रिटायर होने के बाद फौजिया के घर मुंतकिल हो गए थे। आज मौका भी है, मैंने कहा। उनकी खैरियत तो पूछ रहे, मैंने कहा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम्हें शैला से बात करने की इजाज़त भी होगी, राबिया ने कहा। वाज़ेह हो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। हाँ, उससे तो अच्छा होता कि मैं भी सिकंदर की तरह बेशर्म हो जाता। जिसने शर्म की उसके फूटे करम। मोहसिन ने सर धा भरी। फौजिया के घर का नंबर फ़ौरन मिलाने के लिए हमने टेलीफोन कॉल ऑफिस के एक बहुत बाइख्तियार चपरासी से मुज़ाकरात किए और उसको टेलीफोन डिपार्टमेंट की फलाह व बहबूद के लिए 50 रुपये पेश किए, जिसे उसने जेब खास में डाल दिया और हमारे दिल की मुराद पूरी करने में बहुत मावन साबित हुआ। जब मोहसिन ने बात शुरू की तो हम बाहर फुटपाथ पर खड़े उसका इंतजार करने लगे। अचानक वहाँ एक मोटरसाइकिल आ रुकी। इससे पहले कि मोटरसाइकिल वाला हमारी तरफ मुतवज्जो होता, मैंने उसे शिनाख्त कर लिया। यह अशमत खान था। मैंने राबिया और नेक मोहम्मद को पीछे खींच लिया और हम साय में हो गए। नादो, जैसे भी हो इस खबीज को अंदर जाने से रोको, मैंने कहा। ये इंस्पेक्टर हशमत खान है। इससे ज्यादा कुछ कहने का वक्त ही नहीं था क्योंकि हशमत खान मोटरसाइकिल को स्टैंड पर टिका के अंदर जाने वाला था।
अगर वो अंदर चला जाता तो मोहसिन को फौरन देख लेता और बेखबर मोहसिन खैंड करने के सिवा कुछ भी ना कर पाता। नाजो एकदम आगे बढ़ी। मालूम नहीं उसने अशमत खान से क्या कहा। वो दोनों इतने फासले पर थे कि हम उनकी गुफ्तगू के अल्फाज साफ नहीं समझ सकते थे। ये क्या लंबी बहस हो गई। मैंने परेशानी से कहा, ऐसा ना हो कि अंदर से मोहसिन निकल आए। अगर नाजो उसे जबान से कायल ना कर सकी तो अपने हाथों से करेगी, राबिया ने कहा, और उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। मेरा ख्याल था कि मोहसिन अपनी बहन से भी बात करेगा तो इतने अरसे के बाद बातों का सिलसिला दराज होगा। मुमकिन है वो शैला से भी बात करा दे। रात के वक्त आधे रेट पर वो आधा घंटा बात करता तब भी ट्रंक कॉल का बिल 100 रुपए ही रहता। यही से भी कम खिलाफ उम्मीद मोहसिन बहुत जल्द निकल आया। अभी तक अशमत खान को वहां से खिसकाने में नाजो को कामयाबी नहीं हुई थी। मोहसिन टेलीफोन ऑफिस की सीढ़ियों से उतरा तो अशमत खान ने सर घुमा के उसे देखा। उसकी नज़र मोहसिन पर जम गई। मैं बिला इरादा एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन नेक मोहम्मद ने मुझे रोक लिया और उसने अच्छा ही किया, वरना मोहसिन के साथ मैं भी अशमत खान की नज़र में आ जाता। उसके बाद वो हुआ जो ना होता तो बेहतर था, मगर उसके बगैर चारा भी ना था। तुम्हारी ये जुर्रात, बदमाश, नाजो ने चिल्ला के कहा, और अशमत खान ने हैरान होकर नाजो की तरफ देखा ही था कि नाजो का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। एक बहुत बेजरर किस्म का जनाना थप्पड़। लिफंगे, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुअर की बच्ची। अशमत खान ने गजबनाक होकर उसे दूसरी गाली दी, जो पुलिस वाले ही दे सकते हैं। ये तो मैं बताऊंगा। अरे जा, तू क्या बताएगा? शरीफ लड़कियों को अकेला समझ के छेड़ता है। माँ बहन नहीं है घर में। नाजो ने उसके दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मामला अशमत खान की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने नाजो की नाजुक कलाई थामने की गलती की। कुछ लोग दूर से ये तमाशा देख ही रहे थे। उनकी हैरत ज़दा आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। एक दान पान सी नो उम्र और बेहद हसीन लड़की ने अपने से 4-5 गुना वजन वाले खतरनाक सूरत के पहलवान टाइप गुंडे को उसकी तोन समेत यूं ऊपर उछाल दिया जैसे उसमें सिर्फ हवा ही भरी हुई थी। और दूसरे लम्हे वो शख्स बस से टेलीफोन ऑफिस के सीढ़ियों के सामने कैंकरों के फर्श पर गिरा। वो जख्म खुर्दा शेर की तरह उछल कर गुर्रा के उठा, मगर फिर वही हुआ। उस लड़की ने पैंतरा बदल के किक मारी। किक मारने से पहले वो जरा सी देर के लिए दोनों पैर उठा के हवा में बुलंद हुई। फिर उसके पैर बहुत कुव्वत के साथ रिलीज होने वाले स्प्रिंग की तरह फैले और उस भारी भरकम शख्स के सीने पर लगे। वो एकदम उल्ट गया। लड़की ने इंतहाई बरक रफ्तारी से पैरों को समेटा और फिर जमीन तक पहुंच के तवाजुन बरकरार रखते हुए उन्हीं पैरों पर खड़ी हो गई। दूसरी बार वो भारी भरकम आदमी यूं दीवार से जा टकराया जैसे कोई जंगली बैंसा दौड़ते हुए डबल डेकर बस को टक्कर मार दे। टेलीफोन ऑफिस की इमारत ठेके पर बनाई गई थी, मगर ठेकेदार अंग्रेजों के दौर के थे, चुनाचे दीवार का कुछ नहीं बिगड़ा। अशमत खान बड़े मुजीका खेज तरीके पर टकरा के लड़क गया और साकत हो गया। मोहसिन अपनी जगह पर मुंजमीद खड़ा रहा। अचानक उसे होश आया तो वो आगे बढ़ा। इतनी देर में कुछ नाज़रीन भी इस मार दाड़ से भरपूर हसीना के लिए नाराए दादो तहसीन बुलंद करते चले आ रहे थे। नादो अचानक मोटरसाइकिल की तरफ लपकी। हैरान होने की बारी अब मेरी थी। बड़े कमाल के साथ उसने मोटरसाइकिल को संभाल के चाबी घुमाई, जो अशमत खान ने थानेदारी के जोम में निकालना जरूरी नहीं समझी थी। एक ही में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। कलंदर बख्श, वो मेरी तरफ देख कर बोली, पीछे बैठो। ये नाम उसने इतनी ऊंची आवाज में लिया था कि दूसरों ने भी सुना था। लेकिन गुलबदन खानम, ये मोटरसाइकिल हम नहीं ले जा सकते। मोहसिन ने उसकी बात का जवाब बिल्कुल सही दिया। कलंदर बख्श, चलो निकलो यहाँ से, मोटरसाइकिल हम थाने पहुंचा देंगे। नाजो ने कहा, इस बदमाश के साथ ही ना आ जाएं। गुलबदन खानम, इस तरह ये तुमको अगवा करके नहीं ले जा सकते। मोहसिन मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। करीब आने वाले कुछ फासले पर ठहर गए थे। उनमें से किसी में हिम्मत ना थी कि कलंदर बख्श और गुलबदन खानम की राह में खायल हो सकता। वो हक्का बक्का और आंखें फाड़े खड़े थे और देख रहे थे कि क्या जमाना आ गया है। अभी तक उन्होंने लाहौर की सड़कों पर हर किस्म के तमाशे देखे थे। लड़कियों को साइकिलों पर कॉलेज आते जाते देखा था, गुंडे बदमाशों की सैंडल से मुरम्मत करते भी देखा था, लेकिन जो इस वक्त देखा था वो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। हकीकी जिंदगी में इसका तसव्वुर तक नहीं किया था। उनकी नजरों के सामने इस मासूम सूरत और पतली सी लड़की ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने साथी को भगा ले गई। ये 20वीं सदी का रोमांस था। गुलबदन और कलंदर के लिए मजनू और शरीफ फराद के किस्से देखने वालों को इतना ही मुसीका खेज महसूस हुए होंगे जितने अब जंगे अजीम से कबल की गाड़ियों के मॉडल लगते हैं, या पोर्टेबल टेप रिकॉर्डर के मुकाबले में बोम्पो वाला ग्रामोफोन बाजा लगता है जिसको चाबी घुमा के चलाया जाता था। चलो अब हम भी निकलें। मैंने मुसर्रत से राबिया के कंधे पर वो हाथ मार दिया जो मुझे नेक मोहम्मद के रसीद करना था, और फिर अपनी गलत हरकत पर माजरत की। राबिया काफी देर तक कंधे को ऊपर नीचे करती रही। इस वक्त नाजो ने हैरत अंगेज जहानत का मुजाहिरा किया है। मैंने कहा, मोटरसाइकिल भी चला लेती है वो तो। नेक मोहम्मद ने सर हिलाया। इस लड़की से कुछ बैद नहीं, तोप चला ले, जेट चला ले। तुम्हें मिल जाए ऐसी लड़की तो तुम क्या करोगे? राबिया ने कहा,
मैं बस अपनी मौत मरना पसंद करूंगा, मैंने कहा। और उसकी बात का कोई दूसरा मतलब भी था तो गोल कर गया, क्योंकि मैं उसे लड़की तस्लीम ही नहीं कर सकता। वो कोई खतरनाक किस्म की खुदकार इजाद है जो तबाहकुन इश्क से तबाहकुन जंग तक सब कुछ कर सकती है। मगर इस वक्त मैं तारीफ कर रहा था उसके दिमाग की। कितनी खूबी से उसने चश्मदीद गवाहों को कायल कर लिया कि उसने एक गुंडे की ठुकाई की है। उसने अपने साथी का नाम भी बता दिया और मोहसिन ने भी वैसा ही नाम चुना। देखने वाले ये नाम भूल नहीं सकते। मगर अशमत खान अब क्या करेगा? नेक मोहम्मद बोला। जब होश में आएगा तो अपने सर के बाल नोचेगा और गवाहों को थाने ले जाएगा। मैंने कहा, गैरतमंद होता तो कहीं और जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरता। राबिया बोली, थाने में बहुत गड़बड़ फैलेगी। मैंने हंसकर कहा, अशमत खान कहेगा कि उसने मोहसिन को देखा था और वो लड़की उसी के साथ थी। गवाह इनकार करेंगे और बताएंगे कि लड़की का नाम गुल बदन बेगम था और उसके साथी का कलंदर बख्श था। मालूम नहीं वो शैला के मंगेतर को अगवा करके किधर ले गई है और वापस आएगी भी या नहीं। राबिया ने तशवीश से कहा, वो हमसे पहले घर में मौजूद होगी। मैंने कहा, वैसे एक दिन ये होना है, वो अपने मंगेतर को इसी तरह बारात से निकाल ले जाएगी। अगर इस शामत के बारे ने किसी और से अकद की कोशिश की तो वो फिल्मी अंदाज में बर वक्त नमूदार होके यही कहेगी कि ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बल्कि घोड़े या टैंक पर सवार होके पहुंचेगी और दूल्हा को इसी तरह उड़ा ले जाएगी, जैसे पृथ्वी राज स्वयंवर से संजू को ले गया था। खुदा मिर्जा गालिब की मगफरत करे। राबिया बोली, आमीन। मैंने हंस कर कहा, गोया तुम्हारी नजर भी उसके दिल के चोर को पकड़ चुकी है। दिल का चोर कहाँ छुप सकता है? राबिया ने कहा, उसकी नजर की मजलूमियत तो सवाल करती नजर आती है कि अल्लाह के नाम पर एक नजर करम का सवाल है बाबा। है कोई एक गरीब साफी से प्यार करने वाला? है वो भी बड़ा छुपा रुस्तम। इस एतबार से दोनों के सितारे मिलते नजर आते हैं, बल्कि टकराते नजर आते हैं। मैंने कहका मार कर कहा। ना सिर्फ मोहसिन और नाजो घर पहुंच चुके थे, बल्कि मिर्जा गालिब भी बकले में खुद मौजूद थे। कमाल कर दिया आज तो तुमने। नेक मोहम्मद ने बेइख्तियार नाजो की पीठ थपकी। जरा संभल के नेक मोहम्मद, मैंने कहा, टाइम बम को हाथ लगाने वालों का हशर देखा है तुमने? अशमत खान की शाही सवारी कहाँ छोड़ी? राबिया ने कहा। ख्वाह मुखा एक सर्कस के सामने खड़ी कर दी। मोहसिन बोला, मैंने तो कहा था कि चलो, अंदर मौत का कुआं भी है, किसी ने देखा नहीं होगा, वरना खुद इसरार करके ले जाते। मैंने कहा, हाँ, आगे जाकर मैंने उसकी बागडोर संभाली थी। मोहसिन बोला, मिर्जा गालिब कभी एक का मुंह देखते कभी दूसरे का। जब उसको ताज़ा तरीन वाकयात की तफसील से आगाह किया गया तो उसकी हालत देखकर दूसरों को हंसी आई। वल्लाह मिस नाजो, ख्याल तो आता है कि तुम पर एक पूरा तस्वीरी फीचर छाप दूं। गालिब ने कहा कि दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत लड़की, मगर अपने अंजाम से डर लगता है। एडिशन तो इतना बिक जाएगा कि मेरे लिए बेहतरीन मज़ार बनाने का खर्च निकल आते। अब ये मैं तुम्हारे मज़ार की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, नाजो ने कहा। और मैंने उसके चेहरे पर हया की लाली को देखा तो मुझे अपने अल्फाज वापस लेने का ख्याल आया। मैंने कहा था कि वो लड़की नहीं, मगर वो बिल्कुल लड़की थी। गालिब के खराज हुसैन को उसने जिस अंदाजे महबूबी के साथ कबूल किया था, वो देखकर मुझे अल्लामा मरहूम का एक ही मिसरा याद आता था, फूल की पत्ती और हीरे के जिगर वाला। नाजो के लिए ये सबसे मौजू उन्वान था। मुतज़ाद सिफात की हामिल इस लड़की को और क्या समझा जा सकता था जिसे समझने की कोशिश करने वाला पागल हो जाए। हम कल एक अहम मार का सर करने वाले हैं। मैंने गालिब को मुतला किया। आज ही कर लेते, मगर हमारे घर में से तहरीक इल्तवा पेश कर दी गई है। मोहसिन ने कहा। गालिब हंस पड़ा। हाउस की जगह मोहसिन ने घर में से की इस्तलाह का इस्तेमाल करके राबिया को छेड़ा था। पुराने वक्तों के लोग अपनी बीवी का हवाला देते वक्त इसी तरह हमारे घर में से कहते थे। उसके बाद मैंने एक इजलास की सदारत की जिसमें इस फैसला कुन मार्के की तफसीलात पर बहस की गई और उसका हर पहलू से जायजा लिया गया। गालिब को हमारी इकदाम खुदकुशी से इख्तलाफ था। गामे माची की ताकत का अंदाजा है तुम्हें? उसने कहा। तुम्हें क्या मालूम वह उसने क्या इंतजामात कर रखे होंगे, उसके पास किस किस्म का और कितना असला होगा और अंदर कितने अफराद से मुकाबला करना पड़ेगा। तुम्हारे खदशात बजा, मैंने कहा, मगर हम कोई अल्टीमेटम देकर खुली जंग करने का इरादा नहीं रखते। MRS तो गोरीला जंग ही लड़ सकती है। मोहसिन ने कहा। मगर तुम तो गोरी, मेरा मतलब है गोरीली लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हो। गालिब ने कहा। यही तो इनकी यानी हमारी स्कीम की खूबसूरती है। मैंने कहा, यह गामे माची के हेड क्वार्टर को नहीं, गामे माची को तबाह करने की अहल है। अगर वो यरगमाल बना लिया जाए तो मोर्चा सर। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि उसके इर्द गिर्द सब उसी के चमचे मौजूद रहते होंगे जो उसके बॉडीगार्ड बन के हर आने जाने वाले पर नजर रखते होंगे। वो शक की सूरत में बर्दों पर हाथ डाल सकते हैं और उनकी तलाशी भी ले सकते हैं। मगर औरतों की बात मुख्तलिफ है। फर्ज करो इनका मिशन पूरा हो गया, गालिब ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से तुम्हारा हमला नाकाम हो सकता है। अगर तुम अंदर ना दाखिल हो सके तो क्या होगा? पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। मोहसिन ने कहा। सोहम होगा, चेलम होगा, क्या इतना काफी नहीं है? कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि हम कले की बैरूनी सार तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी वजह से अंदर जाने का रास्ता ना बना सके तो ये गोरी गोरी, मेरा मतलब है 2 गोरीला लड़कियां
अंदर मर्दों को जो जोर दिखाएंगी, गामे माची के सर पर कफन बांध कर उसकी जान हथेली पर रखकर आगे लाएंगी और बंद दरवाजे खुलवाने में कामयाब रहेंगी। शर्त यही है कि एक गामे माची को डाल बनाए रखे, दूसरी अपनी हिफाजत करे। पहला काम गुलबदन बेगम कर सकती है और दूसरा वकीलन बेगम। रिवाल्वर तो दोनों के पास होगा और इन्हें दो एक कत्ले आम की इजाजत होगी, एक तीरे नजर और बंदूक हुसन और शमशीर अदा और दूसरा गोलियां चला के। पहले इसको क्या कहते थे? गालिब ने कहा, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से हमला करने वाले, तो क्या बाएं बाजू में हम भी शामिल हो जाएं? अब तक तुम किधर हो? मैंने कहा, बेहतर है कि तुम जाओ, वहीं रहो। कोई हम पर वफाते हसरत आयात कहने वाला और शुहदाए उल्फत की शहादत की खबर लगाने वाला भी तो होना चाहिए ना। तुम रिजर्व फोर्स में हो, लेकिन सुबह से शाम तक हम क्या करेंगे? गालिब बोला। बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। उसने चोरी चोरी नादो की तरफ देखा, लेकिन नादो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। मैंने उसे बताया कि इस मिशन में अहम तरीन रोल उसका भी हो सकता है, मगर ये रोल क्या होगा और उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, यह फैसला वक्त से पहले नहीं हो सकता। आज सिराज आया था। गालिब ने अचानक कहा, किस लिए? मैंने और मोहसिन ने एक साथ कहा, बज़ाहिर तो मुझसे ही मिलने आया था। गालिब ने कहा, एक टूटा हुआ हाथ गले में पड़ा हुआ था। किसी ने उसे बता दिया था कि मैं उसको कहाँ मिल सकता हूँ। बड़ी अकड़ फो में था, जैसे मुझे थाने में उल्टा लटका के मेरी खाल में भूस भरवा देगा और सबके बारे में पूछ लेगा। वहाँ वास्ता पड़ गया एडिटर से। वो एक खर दिमाग आदमी था। उसने कहा कि डीएसपी साहब, कोई रिपोर्ट है या वारंट है? नहीं है तो ये बताइए कि आपको ऊपर आने की इजाज़त किसने दी? स्टाफ को परेशान करने आए हैं आप? वो कहने लगा कि मैं कहीं भी आने जाने का इख्तियार रखता हूँ और किसी को भी शक में गिरफ्तार कर सकता हूँ। एडिटर तो आग बगोला हो गया। उसने कहा कि तुम हो कौन? इसी वक्त निकल जाओ, वरना धक्के देकर निकलवा दूंगा और सारे रिपोर्टर तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। बाल की खाल निकालने वाले और खाल के जूते बना के मारने वाले, तुम्हारे अगले पिछले सारे करतूतों का कच्चा चिट्ठा छाप दूंगा। उसकी हालत गैर हो गई। जिस किस्म का धंधा वो कर रहे, इसमें ये धमकी बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। चोर ना होता तो डरता क्यों? फौरन ठंडा हो गया कि मेरा ये मतलब नहीं था। एडिटर ने कहा कि मतलब की ऐसी की तैसी। मैं जानता हूँ इस इलाके का डीएसपी कौन है। तुम कहाँ से आ गए मेरे अखबार के दफ्तर में घुसकर अफसरी का और इख्तियारात का रोब जमाने के लिए? मैंने कहा कि ये डीएसपी सिराज साहब हैं और गालबन बॉर्डर ड्यूटी पर हैं। एडिटर उछल पड़ा कि अच्छा हजरत, बॉर्डर से आउट ऑफ बॉर्डर है। मैं बात करता हूँ अभी आईजी से कि इनका एक बहुत फर्ज जनाज अफीसर है, बेलगाम हो रहा है, इसे नकेल डाल के ले जाएं। सिराज सख्त मुश्तइल होके गया। चलते चलते मैंने पूछ लिया कि डीएसपी साहब, ये खात बॉर्डर पर किसी मार्के में दादे शुजात देते हुए टूटा है क्या, या किसी और का तमगा शुजात है? बड़ा कदर नाशनास महकमा है, ना एक आला ऑफिसर की ईमानदारी पर इनाम देता है, ना उसकी बहादुरी की खबर। मत पूछो उसने दिल ही दिल में मुझे कितनी गालियां दी होंगी, मगर वो जब्त करने पर मजबूर था। सड़क पर होता तो मुझे गोली मार देता। हम सबको सिराज की हालत का तस्वुर करके बहुत हंसी आई। तुमने कुछ पता चलाया कि वो कहाँ होता है? मैंने कहा। इतना तो उसके रवैये से अंदाजा हो ही गया था कि वो वाकई बॉर्डर के किसी जिले में है। गालिब ने कहा, कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। सुबह मैं और मोहसिन अलग अलग घर से रवाना हुए। मेरा काम ज्यादा मुश्किल था। मेरी बगल में जनाना कपड़ों के 2 जोड़े थे, दोनों राबिया के थे और खासे कीमती। उनके बदले कोई भी गरीब औरत अपना फटा पुराना जोड़ा मुझे दे सकती थी, लेकिन किसी औरत से इस मौजू पर बात करना आसान न था। उसका शक में मुबतला होना यकीनी था। कई जगह मैंने गरीब औरतों को काम काज में मसरूफ देखा। उनमें सड़क पर झाड़ू देने वाली भी थी और ज़ेरे तामीर मकानों में मजदूरी करने वाले भी, लेकिन मुझे किसी से बात करने की हिम्मत ना पड़ी। चुनाचे मैंने पहले अपना मसला हल करने का सोचा। माल रोड पर ऐसी दुकानें थी जहां मुलाजमीन के लिए हर किस्म की वर्दियां तैयार की जाती थी, लेकिन वहां से मुझे नई वर्दियां मिल सकती थी। अचानक मुझे एक धोबी नजर आया। वो रेड़े पर अपनी घरवाली को मैले कपड़ों के ढेर पर बिठाए जा रहा था। मैंने उसे रोका। महीना भर में कपड़े धोकर कितना कमा लेते हो? मैंने उसे रोक कर एक तरफ ले जाकर कहा। अब तो गुजर औकात भी मुश्किल होती है जी। ड्राई क्लीनर आ गए हैं और कपड़े धोने वाली मशीनें आ गई हैं। 1000 रुपए हो जाएं तो सबके साथ इस जानवर का पेट भी भरना पड़ता है। उसने गधे की तरफ इशारा किया। अच्छा, एक बात तुम्हारे फायदे की है। मैंने इधर उधर देख कर कहा, ये सब पुराने कपड़े हैं ना, अगर इनमें से कोई खो जाए या फट जाए तो क्या करते हो? बस जी, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लेते हैं। वो बोला। अच्छा, फर्ज करो कि मैं तुमसे चंद जोड़े खरीदना चाहूँ। मैंने कहा, 2 बहुत पुराने और जनाना, उनके बदले तुमको 2 जोड़े दूंगा। ये मेरे किस काम के जी? वो मुझे घूरते हुए बोला। मतलब क्या है आपका? अगर मैं तुमको 1000 नकद दूं अभी, मैंने साफ बात करना मुनासिब समझा, और तुमसे 2 जनाना जोड़े मांगू, 3 मर्दाना, एक एक जोड़े की कीमत 200 रुपए, तो तुम पूरे 1000 के फायदे में रहोगे। हाथ पैर जोड़ के नुकसान माफ करा लोगे। ये क्या चक्कर है जी? आप पुराने कपड़ों के 1000 क्यों दे रहे हो? वो बोला। कोई चक्कर नहीं,
तुम खुआ मुखा डर रहे हो। मैंने कहा अगर 1000 कम है तो 1500 ले लो। 1500? उसकी आवाज बंद हो गई। देखो सरकार, ये जरूर कोई गड़बड़ मामला है। पुराने कपड़े लंडा बाजार में मिलते हैं। मुझे भी मालूम है। मैंने कहा मगर वहां मेमों के कपड़े होते हैं। मुझे अंग्रेजी कपड़े नहीं, देसी कपड़े चाहिए, और वो भी पुराने। हम एक ड्रामा कर रहे हैं कॉलेज में, जिसके लिए बैले और पुराने कपड़ों की जरूरत है, वरना ऐसे नए और कीमती कपड़ों की तो हमारे घरों में भी कमी नहीं है। तुमको देने हो तो 2000 में दे दो, वरना मैं किसी और धोबी से बात करता हूँ। ले लें सरकार, ले लें। वो मुझे रवानगी इख्तियार करते देकर बोला। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं धोबी घाट चला गया तो इसी आधी रकम में मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कपड़ों के ढेर में से छांट कर 3 पुराने मर्दाना जोड़ों का इंतखाब किया। तीनों किसी हमारे कदोकद के आदमी की वर्दियां थी, एक खाकी, एक नीली और एक सफ़ेद। फिर कुछ सोचकर मैंने सिर्फ नीली वर्दी रहने दी और 2 जनाना जोड़े मुंतखब कर लिए। दोनों जोड़े बहुत मैले थे। उनमें से एक राबिया पहन सकती थी और दूसरा नाजो। दोनों ही किसी गरीब औरत ने अपने खास से सिए थे। चुनांचे उनका फैशन से दूर का ताल्लुक ना था और मुझे उम्मीद थी कि वो राबिया और नाजो को थोड़े बहुत ढीले ही रहेंगे। दोनों बहुत मामूली सूती कपड़े के प्रिंट थे। फिर मैंने 2 सफ़ेद लट्ठे के टेंट टाइप बुरके मुंतखब किए तो जोबी ने वाजबी सा एहतजाज किया कि सौदे में ये शामिल नहीं था, और इस मरतबा मैं मरूब नहीं हुआ बल्कि उसे मुआहदा मनसूख करने की धमकी दे दी। वो चुप हो गया तो मैंने गिनकर उसके हाथ पर 100 के 20 नोट रख दिए। तोबर मुंह खोले उस कार्रवाई को देखती रही। 100 के इतने नोट उसने एक साथ पहली बार देखे होंगे। वो धोबी के मुकाबले में बहुत सेहतमंद और जवान थी। थैंक यू मैडम, मैंने धोबन की तरफ देखते हुए सर झुका के कहा और तकरीबन रुकू में चला गया। धोबन मुस्कुराई। चलो अब जाओ, ये थिएटर वाली मस्खरी मत करो हमारी जोरू के साथ, धोबी ने बुरा मानकर कहा और गधे के 1-2 लत्ती मारी। गधे ने बेसबब तशद्दुद पर वाजबी सा एहतजाज किया और चल पड़ा। गधे को क्या मालूम कि दर हकीकत धोबी ने 2 लत्ती मेरे रसीद की थी। कपड़ों के बंडल को बगल में दबाने से पहले मैंने एक गठरी बनाई। नीली वर्दी के अलावा मैंने एक बुरके में 4 जनाना जोड़े डाले, 2 नए और रेशमी, 2 पुराने और सूती। दूसरा बुरका भी उसी में डाला, बुरका दर बुरका। मैंने गठरी को कंधे पर डालते हुए खुद से कहा और वापसी इख्तियार कर ली। मुझे 3 वर्दियां खरीदते वक्त याद आ गया था कि 2 वर्दियां तो पहले से हमारे पास है, एक वेटर की और एक पोस्टमैन की। इसी ख्याल ने मुझे फजूल खर्ची से रोक लिया। मैं वापस पहुंचा तो मोहसिन लौट कर आ गया था। इसका सबूत वो टैक्सी थी जो गली में फंसी खड़ी थी। थोड़ा सा गौर करने पर मैंने उसे पहचान लिया। ये हमारे लैंडलॉर्ड की टैक्सी थी। ये टैक्सी कहाँ से मिली तुझे? मैंने कहा। बस ऐसे ही सरे राह इनसे मुलाकात हो गई, मोहसिन बोला। जबरदस्ती मुझे अपने साथ बिठा लिया कि सोने हो ए भी ते गड्डी है, चंगा भला जल्दी है। उसने मालिक मकान की नकल उतार के बताया। मैंने अचानक अपना इरादा बदल दिया। भाई जो काम चुटकी बजाने से हो जाए उसके लिए मुक्का मारने की क्या जरूरत। मैंने कहा इस वक्त आप खूब मिले, मुझे भी एक ऐसी गड्डी की तलाश थी जो चलती हो। उनसे 10 दिन भर के लिए मामला तय कर लिया। बहुत वजेदार आदमी है। कहता था कि आपकी गड्डी है, जो खुशी हो दे देना। ये बहुत मसला बन जाता है जब कोई सब कुछ हमारी खुशी पर छोड़ दे। हाँ, अपने मुंह से वो मांगता तो कितना किराया मांगता? 300, ज्यादा से ज्यादा 400। मैंने कहा मेरी खुशी पर छोड़ा तो मुझे 500 देने पड़ गए। मैंने भी 300 दिए, मोहसिन ने कहा, और यह भी बता दिया कि रात को देर हो जाए तो फिक्र ना करना, हो सकता है कि हम टैक्सी को 2 दिन इस्तेमाल करें। अगर हम लौट कर ही ना आए, मैंने कहा, या किसी वजह से भागना पड़ा तो टैक्सी कैसे वापस करेंगे? और अगर इस मार्के में टैक्सी भी काम आ गई तो क्या होगा? उसे कीमत दे देंगे, इतनी ही कि वो इससे बेहतर हालत की गाड़ी खरीद ले। मोहसिन बोला, वैसे हम वापस आएंगे। मैंने सारी ला के उसके यकीन की तायद की। अब आप खवातीन जरा ये मैदान जंग का लिबास बदल कर हमारे सामने आए, मैंने कहा।